हेलो फ्रेंड्स। आजकल पहली नज़र में सच्चा प्यार हो जाता है, फिर अपने प्यार को पाने के लिए प्रेमी हर हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसको प्यार मिल जाता है और फिर इस प्यार से वो छुटकारा पाना चाहता है और यहीं से शुरुआत होती है क्राइम की। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। माया गोगाई डेका उम्र महज 19 साल अपने दोस्त आरव के साथ होटल जाती है। दोनों होटल वालों से कमरा मांगते हैं। कुछ देर तक रुकना चाहते थे, या यूं कहिए कि वो रात इकट्ठे बिताना चाहते थे। यानी कि कार्यक्रम तय था, बस एक जगह की तलाश थी। और इसी तलाश में दोनों होटल पहुंचते हैं। होटल वाले पहले तो उन्हें कमरा देने से मना कर देते हैं, लेकिन जब दोनों बार बार होटल वालों से गुजारिश करते हैं तो होटल वाले उनको होटल की पहली मंजिल पर एक कमरा दे देते हैं। दोनों कमरे में चले जाते हैं। कमरा एक दिन के लिए बुक करवाया गया था। बात है 23 नवंबर की। 24 नवंबर को कमरा खाली करना था। होटल का मैनेजर लड़के को रूम में फ़ोन करता है और पूछता है कि आप लोग कमरा कब खाली करोगे। लड़का कहता है कि वो एक दिन और रुकना चाहता है। अगले दिन होटल वाले फिर से कमरा खाली करने का टाइम पूछते हैं। लड़का कहता है कि वो आज भी यहीं रुकेंगे और अगले दिन चले जाएंगे। अगले दिन 26 नवंबर दोनों को कमरा खाली करना था, लेकिन बड़ी अजीब बात थी। तकरीबन सुबह 8:30 बजे का टाइम था। लड़का अकेला ही होटल से बाहर चला जाता है और वो होटल से जब बाहर जाता है, उसके चलने का जो तरीका था वो भी कुछ थोड़ा अजीब सा था। कैप पहनी हुई थी और कैप की छत को वो बार बार नीचे की तरफ खींच रहा था, जैसे कि अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि वो कैमरे की नज़रों से अपने आप को बचाना चाहता हो। होटल के स्टाफ वाले सोचते हैं कि आरव शायद थोड़ी देर के लिए बाहर गया होगा, कोई सामान वगैरह उसने लेना होगा, इसीलिए वो बाहर चला गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर तक, क्योंकि लड़की तो अंदर ही थी। अब ऐसा ही होता है, जब लड़का लड़की इकट्ठे आते हैं तो दोनों इकट्ठे ही बाहर जाते हैं। और लड़का अकेला बाहर गया था, लड़की अंदर थी। इसका मतलब था कि लड़का आएगा और फिर दोनों बाहर जाएंगे, कमरा खाली करेंगे और होटल का जो भी बिल बनता है वो पे करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लड़का 11:30 बजे तक वापस नहीं आया था। होटल वाले माया और आरव के कमरे में कॉल करते हैं, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से फ़ोन कोई नहीं उठाता, क्योंकि लड़का तो बाहर गया हुआ था। होटल वालों का ख्याल था कि लड़की अंदर है, वो फ़ोन उठा लेगी, लेकिन लड़की फ़ोन नहीं उठाती। कोई जवाब नहीं मिल रहा था। स्टाफ का एक मेंबर कहता है कि मैं देख कर आता हूँ, क्या बात है। और ऐसा बोलकर वो होटल के कमरे में चला जाता है। थोड़ा सा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लॉक नहीं किया गया था दरवाजे को। होटल के स्टाफ का मेंबर दरवाज़ा पूरी तरह से खोलता है और जैसे ही वो अंदर जाता है, अंदर देखता है, तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लड़की जिसका नाम माया था, उसकी लाश खून से सनी हुई बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कमरे में हर जगह खून के धब्बे नज़र आ रहे थे। स्टाफ मेंबर लड़का ये देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपने बाकी के साथियों को बुलाता है। इस बारे में पुलिस को भी इतला दी जाती है। पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुंचते हैं। मामले की तहकीकात शुरू की जाती है। लड़का कौन था, वो लड़की कौन थी, लड़के ने ही क्या उस लड़की का खून किया था, दोस्तों मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माया असम के गुवाहाटी की रहने वाली थी। कुछ बनना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में। बस यही सोचकर वो बेंगलुरु आ जाती है। यहाँ पर वो ब्लॉगिंग करना शुरू करती है, वीडियो कंटेंट बनाती थी और साथ में ही एक कंपनी में निजी जॉब करने लगती है। बेंगलुरु में उसकी बड़ी बहन और उसकी कज़न रहती थी। किराए के मकान में ये लोग रहते थे। माया अपने माँ बाप को गुवाहाटी में छोड़कर अपनी बहन के पास आ जाती है। माया अपनी बहन और कज़न के साथ किराए के मकान में रहने लगती है। माया को मोबाइल में कई तरह के ऐप चलाने का बड़ा शौक़ था। माया अक्सर एक डेटिंग ऐप चलाती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात जो है वो आरव नाम के एक लड़के से होती है। आरव कन्नूर का रहने वाला था। दोनों पहले तो चैटिंग ऐप पर बातें करते हैं और उसके कुछ दिनों बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और व्हाट्सएप पर दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं। आरव बेंगलुरु आकर माया से मिलने लगा था। अक्सर उनकी मुलाकातें होती रहती थी। आरव भी
बेंगलुरु में ही रहकर कोई काम करना चाहता था। बेंगलुरु में उसने नौकरी की तलाश में कई दिन गुजारे, लेकिन उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो वापस अपने घर चला जाता है और फिर वो माया को हेल्प के लिए कहता है। माया जिस फर्म में पहले काम करती थी, माया उसके मालिक को अच्छी तरह से जानती थी। माया आरव की मुलाकात अपने पुराने मालिक से करवाती है। दरअसल पुरानी फर्म का जो मालिक है वो माया को बार बार अपनी फर्म में दोबारा से आने के लिए कहता रहता था, लेकिन माया को उससे भी अच्छी जॉब मिल गई थी, इसलिए माया अपने पुरानी फर्म में नहीं जाना चाहती थी। हाँ, जब आरव उसको नौकरी के लिए कहता है तो वो आरव की बात अपने पुराने मालिक से करवाती है। पुराना मालिक जो होता है वो आरव को 15,000 रुपये की महीने की सैलरी पर रख लेता है। आरव माया को उसके साथ लिव इन में रहने के लिए कहता रहता था, लेकिन माया इसके लिए तैयार नहीं होती। आरव बार बार माया को कहता है। इस सिलसिले में दोनों के बीच आपस में झगड़े भी होते थे, लेकिन माया किसी भी सूरत में आरव के साथ लिव इन में रहने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन आरव कहता है कि चलो, तुम मेरे साथ लिव इन में नहीं रहना चाहती तो मत रहो, लेकिन क्या हम एक रात इकट्ठे किसी होटल में गुजार सकते हैं। माया इसके लिए तैयार हो जाती है। 23 नवंबर को शुक्रवार का दिन था। माया ने अपनी बहन को फ़ोन किया और कहा कि वो नहीं आएगी, ऑफिस में उसको पार्टी है, वो वहाँ पर जाएगी। और इस तरह से झूठ बोलकर वो आरव के साथ होटल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। होटल में वो आरव के साथ रात को रुकती है। अगले दिन जब उसने वापस आना था तब माया के फ़ोन से उसकी बहन को एक मैसेज जाता है, जिसमें कि वो कहती है कि वो आज भी घर नहीं आ पाएगी, क्योंकि आज भी उसको किसी और पार्टी में जाना है। माया की बहन उसको बैक कॉल करती है, लेकिन माया फ़ोन नहीं उठाती। उसकी बहन को चिंता होने लगती है, लेकिन माया जो है वो दूसरी तरफ से फ़ोन नहीं उठा रही थी। फ़ोन से मैसेज आया था, ये सोचकर ही बहन इत्मीनान कर लेती है कि शायद उसको किसी पार्टी में जाना होगा और इसीलिए वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रही। और इसी होटल में जाने के बाद माया कभी भी घर वापस नहीं आई थी। यहीं पर उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर की जानकारी जब पुलिस को मिलती है, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। यहाँ का नज़ारा देखकर पुलिस वाले खुद भी हैरान रह जाते हैं। पूरा कमरा खून से सना हुआ था, जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। माया के शरीर पर चाकू से कम 12 वार किए गए थे। माया के सर पर भी चोट के निशान थे। कमरे में एक चाकू पड़ा हुआ था और एक नायलॉन की रस्सी पड़ी हुई थी। सभी को ऐसा ही लग रहा था कि ये एक प्री प्लान मर्डर है। चाकू आरव अपने साथ लाया होगा और अपनी योजनाबद्ध तरीके से उसने अपनी योजना को अंजाम दिया होगा। उस योजना को अमल में लाते हुए उसने माया की हत्या कर दी होगी। लेकिन एक बड़ी अजीब बात थी, यहाँ पर जब नायलॉन की रस्सी को अच्छी तरह से देखा गया तो वो जिस पैकेट में पैक थी उस पर जेप्टो की मोहर लगी हुई थी। जेप्टो एक ऑनलाइन परचेजिंग ऐप है जिसमें कि लोकल से कोई भी चीज़ मंगवाई जा सकती है और उसकी डिलीवरी सेम डे हो जाती है। मतलब कि जो रस्सी वहाँ पर पड़ी हुई थी उसको ऑनलाइन मंगवाया गया था। और जब ज़्यादा छानबीन की गई तो पता चला कि चाकू भी होटल में आने के बाद ही जेप्टो से मंगवाया गया था। दूसरी तरफ माया का फ़ोन जो है वो 24 नवंबर से ही स्विच ऑफ आ रहा था। होटल के सीसीटीवी कैमरास को जब अच्छी तरह से देखा गया तो उसमें एक बात साफ नज़र आ रही थी कि लड़की माया आरव के साथ अपनी मर्ज़ी से आई थी। उसकी चाल ढाल बता रही थी, उसके चेहरे पर खुशी थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि लड़का उसको ज़बरदस्ती लेकर आया हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि दोनों खुशी खुशी से कुछ देर अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इसलिए दोनों एक राय होकर इस होटल में आए थे। दोनों के हाथ में एक एक बैग पकड़ा हुआ था। 26 नवंबर को जब लड़का आरव होटल से बाहर गया उसने बैग नहीं पकड़ा हुआ था। वो इस तरह से शो कर रहा था जैसे कि वो थोड़ी देर के लिए होटल से बाहर जा रहा हो, जैसे कि कुछ लाने के लिए गया हो और फ़िलहाल वो इस होटल में अभी कुछ देर और रुकना चाहता था। अब लड़की की लाश मिली थी लेकिन लड़का गायब था। पुलिस वालों के लिए ये केस सरदर्द बना हुआ था। पुलिस वालों ने जब आरव की तलाश में जगह जगह छापेमारी की, कई टीमें बनाई। पुलिस की एक टीम केरल भेजी जाती है, दूसरी टीम कन्नड़ ज़िले में और तीसरी टीम को मोबाइल, सीसीटीवी आदि की फुटेज जो है वो चेक करने का काम दिया जाता है। आरव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेंगलुरु से वो बाहर जा चुका था क्योंकि उसके मोबाइल की लोकेशन पहले मध्य प्रदेश,
फिर हरियाणा और उसके बाद राजस्थान से होते हुए अंत में वाराणसी की शो हो रही थी। लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल जो है वो अचानक से स्विच ऑफ आने लगता है। दरअसल आरव ने अपने मोबाइल को पहले स्विच ऑफ नहीं किया था, वो पुलिस को भटकाना चाहता था। इसलिए उसने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए वाराणसी तक अपने मोबाइल को ऑन रखा ताकि पुलिस उसकी तलाश में इन जगहों पर भटकती रहे। और उसके बाद बड़ी ही चालाकी से उसने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और वापस बेंगलुरु आ गया। पुलिस को उसके आने की गुप्त जानकारी मिल चुकी थी। पुलिस ने आरव को बेंगलुरु आते ही गिरफ़्तार कर लिया। और जब सिलसिला शुरू होता है आरव से पूछताछ का, तो आरव पूछताछ में पहले तो अपने आप को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन जब थोड़ी सी सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि माया का कत्ल उसने ही किया था। लेकिन फिर भी वो इस कत्ल की वजह नहीं बता रहा था। पुलिस वाले आरव के बारे में पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है तो पता चलता है कि आरव बचपन से ही कुछ जो दूसरे बच्चे होते हैं उनसे अलग ही रहता था। उसके माँ बाप का तलाक हो चुका था, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। ये शादी भी उसकी माँ की कुछ ज़्यादा देर नहीं चली थी। आरव की माँ ने दूसरे पति को भी छोड़ दिया और उसके बाद वो तीसरी शादी कर लेती है। अब आरव जो है वो माँ की इस तरह की हरकतों से 3-3 शादियाँ करने से परेशान हो चुका था। आरव की माँ आरव पर ध्यान नहीं देती थी। ये कितना ख़तरनाक हो सकता था ये आरव की स्टोरी को देखकर ही समझा जा सकता है। आरव अपनी माँ के इस तरह से बार बार शादी करने से परेशान हो चुका था और उसने अपनी माँ को ही छोड़ना बेहतर समझा और वो माँ को छोड़कर अलग रहने लगता है। उसकी लाइफ शुरू से ही डिस्टर्ब चल रही थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप पर माया से हो जाती है। माया उसको बेंगलुरु लेकर आती है और वहाँ पर उसको नौकरी लगवा देती है। बचपन से ही आरव कुछ इस तरह की परवरिश में था। आरव को लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। वो थोड़ा रिज़र्व किस्म का इंसान था, वो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। लेकिन माया की नेचर इससे बिल्कुल अलग थी। वो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती रहती थी। माया आरव को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी और उसका ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ ही गुजरता था। आरव को माया का दूसरे लोगों से मिलना जुलना अब अच्छा नहीं लगता था और इस कारण से दोनों के बीच अक्सर कई बार झगड़े होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती थी। आरव अब माया के साथ लिव इन में रहना चाहता था, लेकिन माया लिव इन में नहीं रहना चाहती थी। आरव को समझ आ चुका था कि माया उसकी नहीं हो सकती। वो माया को जान से मारने का ही मन बना चुका था। इसलिए वो माया को होटल में चलने के लिए कहता है। माया इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन माया को क्या पता था कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला साबित होने वाला था। जैसे ही वो 23 नवंबर को होटल में आरव के साथ पहुंचती है, थोड़ी देर बाद ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। होटल के स्टाफ वालों ने दोनों को लड़ते हुए दोनों की आवाज़ें भी सुनी थी। रात को दोनों किसी तरह से लड़ाई ख़त्म कर लेते हैं और आरव माया को मना लेता है। रात को आरव माया के साथ संबंध बनाता है, लेकिन मन ही मन वो माया को जान से मारने की प्लानिंग बना चुका था। सुबह होते ही आरव ने जेप्टो ऐप से चाकू और नायलन की रस्सी मंगवाई और चाकू से माया के ऊपर लगभग 12 वार किए। माया का गला उसने नायलन की रस्सी से तब तक दबाए रखा जब तक कि माया मर नहीं गई। अब माया मर चुकी थी। खून शरीर से इतना ज़्यादा रिस चुका था कि जगह जगह पर खून के निशान लगे हुए थे। लेकिन आरव के दिमाग की सनक तो देखिए, वो उस समय होटल के कमरे से बाहर नहीं जाता, बल्कि लाश के पास ही बैठा रहता है और सिगरेट पीता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो होटल के स्टाफ से सिगरेट की डिब्बियाँ मंगवाता रहा और 2 दिन इसी तरह से वो लाश के साथ बैठा रहा। लेकिन अब लाश से बदबू आने लगी थी। जब बदबू बढ़ गई, होटल का कमरा छोड़कर वो चला जाता है, लेकिन ज़्यादा देर वो पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाता और पुलिस की पकड़ में आ जाता है। पुलिस वाले उसकी हत्या का उसके द्वारा हत्या करने का मोटिव पूछते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरव का जवाब सुनकर वो हैरान रह जाते हैं। आरव कहता है कि मैं हत्या का कारण आपको नहीं बता सकता, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आरव के मुंह से ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अब उनको लग रहा था कि ये थोड़ा सनकी किस्म का इंसान है, लेकिन माया समय रहते आरव को पहचान नहीं सकी और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है।
दूसरी तरफ आरव ने माया की जान लेके गलत काम किया था, वो भी पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाता। आरव को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ से कि उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आंखें बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। आज के समाज में रोज़ ही नए नए क्राइम देखने सुनने को मिल रहे हैं, हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी मेरी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। जाते जाते मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोबारा से आपसे करना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।